हेलो एवरीवन। तो हमने पिछले एक लेक्चर कंप्लीट किया मॉलिक्यूलर बेसिस का पार्ट 1। हम रिवीजन ले रहे हैं, एक बड़ा सा टॉपिक है तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन भी ज्यादा होंगे तो थोड़ा सा वीडियोस का लेंथ बढ़ जाएगा। हो सकता है हमें 3 वीडियोस पे काम करना पड़े लेकिन पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। चलिए, तो हम लोगों ने जैसा बोला था कि पहले रेप्लिकेशन पे बात कर लेते हैं। हाँ, तो रेप्लिकेशन में पॉइंट वाइज समझिए, बहुत ही आसान सा। सबसे पहला आएगा कि रेप्लिकेशन होता कब है। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है लेकिन मैं देखता हूं कि बच्चे गड़बड़ करते हैं। एक बार नीट के पेपर में बच्चे ने गड़बड़ किया है। वो एक्चुअली में मैंने भी गड़बड़ किया था। जैसे ही मैंने क्वेश्चन देखा, आंसर कुछ और किया जैसे बच्चों ने किया और आंसर कुछ और निकल गया। क्या था? डीएनए का रेप्लिकेशन कब होता है ना? तो सभी को मालूम है सेल साइकिल के इस फेज में होता है, लेकिन वो यूकैरियोट्स में डीएनए का रेप्लिकेशन कब होगा। और एक क्वेश्चन आया था प्रोकैरियोट्स में कब होगा। क्वेश्चन पेपर में प्रोकैरियोट्स का पूछा गया था। हाँ, ध्यान से सुनिए, आपको अच्छे से मालूम है सेल साइकिल में हमारे अंदर में यूकैरियोट्स है, सेल साइकिल को फॉलो करेंगे। 95% से ज्यादा पार्ट ये कहाँ है? इंटरफेस में। इंटरफेस में याद कीजिए सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। वहां पर G1 था, S थे, G2 थे, याद आ रहे? G1 S G2, बाद में M फेज आता था। तो यहां पास एस फेज में, जिसे सिंथेसिस फेज कहते थे, वही होता है डीएनए का रेप्लिकेशन। तो आंसर चला गया एस फेज। ये तो सभी को आता है। हाँ सर, हमने पढ़ा तो है कि डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा, 2C से 4C होगा। अमाउंट ऑफ डीएनए विल डबल बट क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा। चलिए, वही वहां की बात है। लेकिन क्वेश्चन पेपर में प्रोकैरियोट्स का पूछ दिया और हमारा दिमाग इस फेज पे चला गया। अरे प्रोकैरियोट्स के अंदर में तो ढंग का न्यूक्लियस नहीं है, उसके अंदर तो ढंग का न्यूक्लियस नहीं, काहे का माइटोसिस, काहे का मियोसिस, काहे का सेल साइकिल ना। तो प्रोकैरियोट कोई सेल साइकिल को फॉलो करता ही नहीं है। अगर सेल साइकिल है ही नहीं तो काहे का इंटरफेस, काहे का एस फेस। तो सर क्या डबल नहीं होता क्या? होते हैं, आपको अच्छे से मालूम है। ये आपका इकोलाई का मान लीजिए प्रोकैरियोट इकोलाई है, इसके पास में एक ही है। आपको तो अच्छे से मालूम ना कि उसके अंदर एक ही क्रोमोसोम होता है, जिसे आप डीएनए कहिए, सर्कुलर शेप का होता है। डबल स्टैंडर्ड तो होता ही है, ये तो नोन ही है ना। इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते, थोड़ा नेकेड कहते थे। नेकेड के 2 रीजन होते हैं। एक तो इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं, इसलिए नेकेड कहा जाता है। लेकिन एक और रीजन है, इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते, वो भी एक रीजन है नेकेड होने का। लेकिन मेनली हम लोग न्यूक्लियस का ना होने को ज्यादा वेटेज देते हैं। तो अब पढ़िए सेल वाला चैप्टर। सेल वाले चैप्टर में क्या लिखा है कि इस बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक स्ट्रक्चर होता है मीजोजोम। याद कीजिए, मीजोजोम, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये डीएनए उसी से जुड़ेगा, मीजोजोम से, और उसी के हेल्प से ये अपने आप को रेप्लिकेट कर लेगा, अपना एक कॉपी तैयार कर लेगा। यानी बैक्टीरिया में मिजोजोम के हेल्प से डीएनए का डबलिंग हो गया, रेप्लिकेशन हो गया, और बाद में इसी मिजोजोम के हेल्प से कुछ सेप्टम बन जाएंगे, दीवार बन जाएंगे, दीवार बन गया और ये हो गया बाइंड्री फ्यूजन। वो दीवार बन गए, 2 सेल टूट गए और देखिए फाइनली 2 सेल बन गया, दोनों में एक एक डीएनए पहुंच गए ना। तो सर यहां पर कब होगा ये बताओ ना। कोई स्पेस नहीं, जस्ट प्रायर टू, ऑप्शन ही था जस्ट बिफोर, जस्ट प्रायर टू बाइंड्री फ्यूजन। बाइंड्री फ्यूजन से जस्ट पहले वो अपने डीएनए को रेप्लिकेट कर लेता है। सेल में एक क्वेश्चन बन जाएगा, मीजोजोम की हेल्प से करता है। मीजोजोम क्या होता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है। इसी के हेल्प से वो डीएनए को रेप्लिकेट कर सकता है, इसी से सेप्टम बनाता है, याद कीजिए सिक्रीशन भी करता है, और यहीं पर होता है ईटीएस। इसलिए प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होता, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की तरह स्ट्रक्चर होता है। एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, एम फॉर मीजोजोम। इसी को हम लोग एटीपी सिंथेसिस के लिए यूज करता है बैक्टीरिया, क्योंकि ट्रू माइटोकॉन्ड्रिया तो है ही नहीं। चलिए, एक क्वेश्चन तो ये बनेगा। सेकेंड, कोई डेटाबेस क्वेश्चन पे बात करें। बहुत सारे एनसीईआरटी की पुरानी बुक में थोड़ी सी गड़बड़ी है, जिसे नई एनसीईआरटी ने ठीक किया है। कहता है ई कोलाई के अंदर में टोटल बेस पेयर कितने हैं। एनसीईआरटी में ये डाटा गिवन है, आपको बाय हार्ट याद रखना है।
जो भी डेटा एनसीईआरटी में अगर मेंशन है उसे याद करना ही पड़ेगा। कितने 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर। और यहां एंजाइम कौन है रेप्लिकेट कराने के लिए? डीएनए पॉलीमरेज, जिसके बारे में अभी बात करने वाले। वो स्पीड कितनी है? 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। आपकी पुरानी एनसीईआरटी, जिनकी बच्चों के पास पुरानी एनसीईआरटी है, वो कहता है कि डीएनए को रेप्लिकेट करने में 38 मिनट्स लगेगा। 38 मिनट्स लगेगा। पुरानी एनसीईआरटी में ये चीज मेंशन, पूरा डेटा वेटा गिवन है 30, लेकिन नई एनसीईआरटी बोलती 18 मिनट्स। नई एनसीईआरटी में 18 मिनट्स। तो आप नई एनसीईआरटी 18 मिनट्स को फॉलो कीजिएगा, 38 को गलत कर दीजिएगा। तो अपने एनसीईआरटी में थोड़ा सुधार लीजिए। आपके पास नई एनसीईआरटी है, 18 है, वो तो करेक्ट है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलिए, अब डीएनए के रेप्लिकेशन में कई सारे पॉइंट्स आएंगे। डीएनए का रेप्लिकेशन कहां से स्टार्ट होगा? क्या कहीं से भी स्टार्ट कर दे? मीट से करे, कहां से करे? तो आपको तो अच्छे से आता है। डीएनए का रेप्लिकेशन कहीं से स्टार्ट नहीं हो सकता, स्पेशल जगह होगा। इस स्पेशल साइट को कहेंगे ओआरआई साइट। आपको तो अच्छे से आता है, बायोटेक में भी पढ़ा है आपने। अगर ओआरआई साइट नहीं होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। तो ओआरआई साइट होगा। सर ओआरआई साइट कितने होंगे? अच्छा क्वेश्चन बनेगा ना। अगर वो प्रोकैरियोट से, अगर वो प्रोकैरियोट से तो ओआरआई, डीएनए छोटा है, प्रोकैरियोट से डीएनए छोटा होगा 1। अगर यूकैरियोट से तो आंसर मोर देन 1। आंसर मोर देन 1। सर कितने होंगे? 10 होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे? नहीं जाना है आपको, बस याद रखना मोर देन 1। सर अगर ओआरआई साइट में म्यूटेशन हो जाए तो? अगर ओआरआई साइट में म्यूटेट हो गया, वो डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। इसलिए आपकी एनसीईआरटी इस चीज को मेंशन करती है कि जब बायोटेक में आप वेक्टर यूज कीजिएगा, आपने अपने अंदर से, देखिए ये आपका सेल, ये आपका डीएनए आपने, और ये है जीन ऑफ इंटरेस्ट, डिजायर्ड जीन। आपने अपने डीएनए को बाहर निकाला, उसे काटा, उसे बाहर निकाल दिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट को। अब हमें होस्ट के अंदर डालना है, तो होस्ट के अंदर डालने के लिए हमें वेक्टर चाहिए, व्हीकल चाहिए। तो ये है बच्चा आपका वेक्टर और व्हीकल, जो एक डीएनए का ही बना है। एक डीएनए ही है, वेक्टर कुछ नहीं है, एक डीएनए ही है, प्लाज्मिड कहते हैं इसे हमने कट किया और हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहां डाल दिया। सोचिए बच्चा, सोचिए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को यहां ट्रांसफर कीजिएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को यहां ट्रांसफर कीजिएगा। मान ले इस वेक्टर के अंदर में ओआरआई साइट नहीं है, ओआरआई साइट नहीं है, तो वो जाकर के वहां मल्टीप्लाई नहीं करेगा, अपना कॉपी बनाएगा ही नहीं, अकेला ही रहेगा। इसलिए कोई भी वेक्टर हो, कोई भी वेक्टर हो, तो उसका पहला क्राइटेरिया है उसमें अपना ओआरआई साइट होना चाहिए, जिस जगह से वो रेप्लिकेट कर सके, स्टार्टिंग करा सके ना। तो ये देखिए, अगर ओआरआई साइट है तो अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, अपने कॉपीज बनेंगे, तभी तो बायोटेक का यूज हो पाएगा, तभी तो बायोटेक आपका सक्सेसफुल है ना। चलिए, ये तो आप स्मार्ट बच्चे हो। पेज नंबर 200 देख लीजिएगा, 199 और 200 देखिएगा, बायोटेक में मिल जाएगा, ये सेम पॉइंट मिल जाएगा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब रेप्लिकेशन में कई सारे एंजाइम इन्वॉल्व होंगे, बस आपको एक क्विक रिवीजन दे देता हूं 2 मिनट का। सबसे पहले एंजाइम आएगा डीएनए हेलिकेस, जो क्या करेगा, डीएनए के दोनों स्टैंड है, उस स्टैंड को अलग करेगा। जब ओआरआई साइट है वहां पर बैठेगा, दोनों स्टैंड को अलग करेगा, ठीक है, पहला। लेकिन इसके लिए चाहिए एटीपी। चलिए ठीक है। सेकेंड, जब दोनों स्टैंड अलग हो जाएंगे, आपस में जुड़ सकते हैं, तो यहां पर चाहिए एक एंजाइम नहीं, एसएसबीपी प्रोटीन चाहिए, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, जो सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में मेंटेन रखेगा। लेकिन रस्सी यानी डीएनए जस्ट लाइक एक रस्सी ही तो है, जब आप खोलिएगा डीएनए को, तो जो भी क्वाइलिंग है उसे तो खोलते जा रहे हैं, तो वो क्वाइलिंग लेफ्ट और राइट दोनों साइड में एक्स्ट्रा क्वाइलिंग क्रिएट कर देगा, जिससे डीएनए टूट सकता है, बहुत ज्यादा ओवर क्वाइल्ड हो जाएगा। तो हमने क्या यूज किया, एक एंजाइम यूज किया। यहां पर एंजाइम का नाम है टोपोआइसोमेरेस। टोपोआइसोमेरेस क्या काम करेगा, रिमूवल ऑफ सुपर क्वाइलिंग, डीएनए को कट करेगा। अगर डीएनए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओवर क्वाइल्ड हुआ है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा,
और जोड़ देगा टोपोइसोमेर। लेकिन प्रोकैरियोट्स में एक एंजाइम होता है डीएनए गायरेज। ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं, एनसीईआरटी में नहीं है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में मिलेगा। डीएनए गायरेज डुअल फंक्शन करेगा। वो एक तरह से हेलिकेज का तो काम करेगा ही करेगा प्रोकैरियोट में, साथ साथ टोपोआइसोमेरेज का भी काम कर देगा। तो हमने जो अभी ये एंजाइम पढ़ा है, ये तीनों, ये मैंने यूकैरियोट्स में बताया। प्रोकैरियोट्स में गायरेज होगा जो हेलिकेज और टोपोआइसोमेरेज दोनों का काम कर लेगा, डुअल नेचर का है। बोले ठीक है सर। अब क्या होगा, अब आगे की कहानी आपको अच्छे से आती है। डीएनए खुल चुका है और कुछ इस तरह के फॉर्क के फॉर्म में बन जाएंगे। याद कीजिए, ये डीएनए इस तरह से वाई शेप्ड का स्ट्रक्चर ले लेगा, जिसे कहेंगे रेप्लिकेशन फॉर्क। बच्चा गड़बड़ कहां करता है उस पर बात करते हैं। जब भी आपने फॉर्क बनाया तो उसे स्टैंड की पोलैरिटी क्लियर कीजिए। हमेशा पोलैरिटी देखिए, ये येलो वाला कर दिया, ये बेटा टेम्पलेट है, ये बच्चा टेम्पलेट है। सर टेम्पलेट क्या होता है? जिसके ऊपर नया डीएनए बनेगा, तो ये जो येलो वाला पीला वाला है ये टेम्पलेट है, ओल्ड वाला इसी के ऊपर नया बनेगा। लेकिन सर पोलैरिटी क्या होगी? ध्यान से सुनिए, हमने यहां लिखा 5' to 3', हमने यहां लिखा 5' to 3', ध्यान से सुनिएगा। और इधर मैंने बना दिया ये ब्लू वाला, ये है 3' to 5', क्योंकि एंटी पैरेलल होता है, आपको तो अच्छे से आता है। तो ये भी टेम्पलेट है, याद करो, ये भी टेम्पलेट है, इसके ऊपर भी नया डीएनए बनेगा, और ये भी टेम्पलेट है, ये भी टेम्पलेट है। एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है जहां बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, जब भी टेम्पलेट की पोलैरिटी बतानी आए, फिर से बोल रहा हूं, जब भी टेम्पलेट की पोलैरिटी बताने के लिए आए तो आप यहां से कीजिएगा। देखिए एरो मैंने लिखा ना, इसी डायरेक्शन में लिखिएगा। यानी ये जो टेम्पलेट है वो 3' to 5' टेम्पलेट कहलाएगा। यहां से फिर से मैं कह रहा हूं, एरो देखिए इस साइड से, यानी कि मेरे राइट से लेफ्ट के साइड में आप पढ़िएगा। आप ऐसा नहीं बोलेगा कि ये टेम्पलेट 5 से 3 है, ये गलत हो जाएगा। आपको यहां से पढ़ना है, 3 से 5 पढ़ना है ना। चलिए सर दूसरा वाला टेम्पलेट भी बता दो, वहीं से पढ़ना है, इस साइड से पढ़ना। देखिए यहां पास आप देख लीजिए, एरो को देखिए, ये किधर से किधर पढ़ा जा रहा है, 5' to 3'। तो ये टेम्पलेट 5' to 3' है। बच्चा गड़बड़ क्या करता है, वो इस साइड से पढ़ लेता है, 3 से 5 पढ़ लेता है। तो सर क्यों लिया, बताओ ना सर, आपने वहां से क्यों लिया? तो मैंने डिटेल जब आपको क्लासरूम में कराया हो, या मैंने जो वीडियो लेक्चर बनाया रेप्लिकेशन को देख लीजिएगा। अगर आपको कंफ्यूज हो तो मैंने बोला था, ये एक्चुअली में कुछ रेप्लिकेशन बबल बनते, बबल को तोड़ करके फॉर्क बनाया जाता है। तो बबल यही बात बनाना, तो ये देखिए ना, ये 5' to 3' है, बबल इस साइड बने थे, तो हमने यहां से इधर से इसे रेफरेंस मान के पोलैरिटी डिसाइड की। हमने यहां पर लिखा है 3' to 5', तो ये हमारा हो गया, इधर से रेफरेंस मानेंगे, यहां से मानेंगे, यहां से नहीं मानिएगा। चलिए ये क्लियर है सभी को। अब चलो सेकेंड पार्ट, एक ट्रिक दे देता हूं। ये आपका डीएनए जो एनसीईआरटी में फिगर बना है वाई शेप्ड का, एक थोड़ा ट्रिक जो बहुत काम आ जाएगा आपका। और ठीक, ये बच्चा 5' to 3' है, ठीक है। याद रखिएगा, इधर से पढ़े 3' to 5', ठीक है, ये 3' 5'। चलिए ठीक है। अब मुझे डीएनए के ऊपर डीएनए बनाना है, डीएनए पे डीएनए बनाना है। एंजाइम कौन सा चाहिए? डीएनए के ऊपर बैठेगा और उसके ऊपर में नया डीएनए बनाएगा। एंजाइम का नाम, डीएनए पे बैठा नया डीएनए बनाया, नाम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। एक ट्रिक सुन लीजिए, बहुत काम आ जाएगा इस चैप्टर में। पूछेगा नया जो डीएनए बन रहा है ना, उसकी डायरेक्शन बताओ। नया जो रेप्लिकेशन हो रहा है, नया स्टैंड बन रहा है, उसका डायरेक्शन बताइए रेप्लिकेशन का। आप बोलिएगा देखो इस चैप्टर का तो एक ही रूल है, हमें तो याद है, हम लोगों को तो याद है। जब भी पूछे रेप्लिकेशन में नया डीएनए किस डायरेक्शन में बनेगा, आपका आंसर होगा, आंख बंद कीजिए, 5' to 3'। नया स्टैंड हमेशा 5 से 3 बनेगा, कभी 3 से 5 बन ही नहीं सकता। चलिए यही पर सुन लीजिए, जब ट्रांसक्रिप्शन होगा
डीएनए के ऊपर में आरएनए बनेंगे, डीएनए के ऊपर आरएनए बनेंगे, वहां भी याद रखिए जब भी आरएनए बनेगा डीएनए के ऊपर, जब भी नया आरएनए बनेगा वो भी 5' to 3'। सर 3 से 5 नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, हमेशा 5 से 3। जब आएगा टॉपिक ट्रांसलेशन, जब आएगा टॉपिक ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन में क्या होता है, ये एमआरएनए, ये राइबोसोम आया ना, एमआरएनए को रीड करेगा। सर किस डायरेक्शन में, हम तो पढ़े सर एमआरएनए के ऊपर में कुछ कोडॉन्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं, जेनेटिक कोड होता है, तो राइबोसोम किस डायरेक्शन में पड़ेगा सर, वो भी 5' to 3', यानी जेनेटिक कोड को रीड करता है कौन, राइबोसोम, उसी अकॉर्डिंग एमाइनो एसिड कोड करेगा। तो किस डायरेक्शन में, 5 से 3, यानी ट्रांसलेशन में जो एमाइनो एसिड जुड़ते जा रहे हैं, यानी ट्रांसलेशन में किस डायरेक्शन में, 5' to 3'। यानी सर बड़ा आसान है, बहुत आसान है। चलिए एक और चीज सिखाता हूं, अभी आने वाला है ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक। ट्रांसक्रिप्शन में बहुत बच्चा कंफ्यूज रहता है, सर ये बताइए ना टेम्पलेट कौन है, कोडिंग कौन है। आगे में हम लोग डिस्कस करेंगे, आगे में डिस्कस करेंगे, फिर भी मैं यहां बता दूं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जो 5 से 3 होगा वो कहलाएगा कोडिंग। तो कोडिंग स्टैंड भी किधर, 5 से 3। अरे नया डीएनए रेप्लिकेशन में 5 से 3, नया आरएनए ट्रांसक्रिप्शन में 5 to 3, नया प्रोटीन यानी ट्रांसलेशन किधर से किधर, 5 to 3, जेनेटिक कोड को राइबोसोम किधर से किधर पड़ेगा, 5 to 3, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कोडिंग स्टैंड किधर से किधर है, 5 to 3। अरे भाई यानी कि ट्रिक्स क्लियर, ट्रिक्स क्लियर है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, कोडिंग स्टैंड, ट्रांसलेशन, 5 to 3, कभी भी 3 से 5 नहीं, कभी भी 3 से 5 नहीं। तो सर 3 से 5 कहीं पे तो कोई यूज होगा, हाँ, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक वर्ड आएगा टेम्पलेट स्टैंड, टेम्पलेट स्टैंड, बस याद रख लीजिएगा, टेम्पलेट स्टैंड 3 से 5 होगा, टेम्पलेट स्टैंड 3 से 5 होगा, बाकी हर जगह इस चैप्टर में 5 to 3 इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो तो ये समझ में आ गया। चलिए रेप्लिकेशन में आगे बातें करें। चलिए सबसे पहले आपको मैंने अच्छे से बता रखा है, सभी बच्चों को, स्मार्ट ही बच्चा है, सबको आता भी है। चलिए यहां देखिए, यहां देखिए, ये आपका बना 3' to 5', इसी तरह से हम लोग पढ़ते हैं, इस डायरेक्शन में बोला था पोलैरिटी, ये है 5' to 3'। सबसे पहले डीएनए के ऊपर में बैठ करके डीएनए बनाना है। एंजाइम का नाम डीएनए पॉलीमरेज, एंजाइम का नाम डीएनए पॉलीमरेज। जो मैं बोलूंगा बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज 3 तरह के, पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2, पॉलीमरेज 3। प्रोकैरियोट्स में 3 तरह के, 1, 2 and 3। यूकैरियोट नहीं याद रखना है, यूकैरियोट नहीं याद रखना है, बस फिर भी तुम कंफ्यूज हो जाते हो तो एक लाइन सुन लो, यूकैरियोट में 5 टाइप्स के, 5 तरह के। सर कौन कौन, नहीं याद करो ना यार, अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा, एप्सिलॉन, नहीं याद करो, आज तक नहीं आए, बस तुम कंफ्यूज मत हो ना। प्रोकैरियोट्स में कितने तरह का, यूकैरियोट्स में कितने तरह, क्लियर। सर ये बताइए डीएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट में 3 तरह, तीनों डीएनए बनाएंगे, हाँ। अब बताओ कौन सा डीएनए पॉलीमरेज 3 से 5 बनाएगा। सर पता नहीं सर, शायद 1 बना दे, बेवकूफ नहीं, मैंने बोला सब है, सबके सब 5 से 3 बनाते, सबके सब 5 से 3 बनाते। अरे 3 से 5 कैसे कोई बना सकता है, 5 से 3 ही बनाएगा, तीनों के तीनों। तो सर फिर डिफरेंस क्या है, अरे सुनो, मेन फास्ट काम करने वाला मेन जो है वो 3rd है, मेन एंजाइम 3rd है। बड़ा डीएनए बनाना है 3rd बनाएगा, छोटा मोटा बनाना है, छोटा मोटा 1 बनाएगा, छोटा मोटा स्मॉल सेगमेंट के, किधर 5 से 3। सर 2, अगर 3 नहीं है, 1 नहीं है, तो बेटा 2 बना देगा। चलो 3 अगर नहीं है, 2 नहीं है, 1 नहीं है, तो 2 काम कर लेगा ना। लेकिन मेन कौन है, वो 3 है। स्पीड याद रखिएगा, एनसीईआरटी में मेंशन है 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। चलिए तो सर डीएनए पॉलीमरेज 3rd लाते हैं और स्टार्ट कराते हैं। देखिए ना सर, डीएनए पॉलीमरेज आ गया और बोलिए सर नया डीएनए बनाए। डीएनए पॉलीमरेज आ तो गया, बोलेगा स्टार्ट नहीं करेंगे,
डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो मेन एंजाइम है वो बेटा स्टार्ट ही नहीं कर सकता। यही उसकी डिमेरिट है, यही उसकी खराबी है, यही उसकी गलती है। मतलब इतना कहानी सुन लिया कि भाई रेप्लिकेशन डीएनए पॉलीमरेज थर्ड मेन एंजाइम स्टार्ट ही नहीं करता ना। तो सर स्टार्ट कौन करेगा? यानी कि समझो डीएनए पॉलीमरेज मेन है, वो बेटा ट्रेन की सारी बॉगी जोड़ सकता है। एक ट्रेन बनाना है 1000 बॉगी, सारे बॉगी जोड़ देगा, इंजन नहीं बना सकता, स्टार्टिंग का इंजन बना ही नहीं सकता। तो सर फिर तो स्टार्ट ही नहीं करेगा तो फिर फायदा क्या? इसलिए इसलिए आपको एक नए एंजाइम की हेल्प लेनी पड़ेगी स्टार्ट कराने के लिए। आरएनए प्राइमेज किसी किसी बुक में मिलेगा आरएनए पॉलीमरेज। डरिएगा नहीं, अरे सेम चीज है। अरे आरएनए पॉलीमरेज आरएनए बनाएगा, वो आरएनए प्राइमर की तरह काम करेगा, स्टार्टिंग की तरह काम करेगा। तो सबसे पहले आरएनए प्राइमेज आया, 5 से 3 बना दिया, हो गया, प्राइमर बन गए। अब आया डीएनए पॉलीमरेज 3, इस डीएनए के स्टैंड को एक्सटेंड कर दे, हो गया ना। लेकिन दूसरा स्टैंड ध्यान से देखिए, दूसरे में आप यहां नहीं बना सकते क्योंकि पहले ही 5' है। प्राइमर अगर इधर से इधर बनाया 5 से 3 फिर से बन जाएगा। सर कैसे बनेगा? यहां तो सर 3 से 5 बनेगा ना। सर यहां तो 3 से 5 बनेगा ना, क्योंकि एंटी पैरेलल भी तो लगाना है, तो बन ही नहीं पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इधर से प्राइमर बनाएंगे। ये बना 5 to 3, बन गया प्राइमर। अब डीएनए पॉलीमरेज 3 आया, नया डीएनए का स्टैंड बन गए। तो यही एनसीईआरटी में एक फिगर है, अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके डिफरेंस को काम कर लीजिए, थोड़ा डिफरेंस पे काम कर लीजिए और ये टॉपिक को एंड करते। इस टॉपिक को एंड करते। थोड़ा मैसेज बॉक्स में भी आप लोग बताया करो यूट्यूब पे कि सर फास्ट और करना है, स्लो करना है, क्योंकि मेरा मेन होगा कि एग्जाम तक, जब भी एग्जाम तुम्हारा हो, 1 अगस्त हो या 1 सितंबर हो, फर्क नहीं पड़ता मेरे लिए, तो मैं तब तक कुछ ना कुछ तो बनाते जाऊँ, शॉर्ट ट्रिक्स का, रिवीजन का। तो ये थोड़ा बता सकते हो कि थोड़ा फास्ट कराए, स्लो कराए, ठीक, ये थोड़ा सलाह दे सकते हो, फीडबैक दे सकते हो। एनसीईआरटी के फिगर को देखिए, ये देखिए आरएनए प्राइमर बना, यहां देखिए दूसरे वाले पे आरएनए प्राइमर बना, कई सारे आरएनए प्राइमर बने दूसरे स्टैंड पे। और यहां पर देखिए ये डीएनए बन गए, एक प्राइमर है और ये स्टैंड लगातार ग्रो करते जा रहा है, ये खुलते जाएगा, आगे बढ़ते जाएंगे, खुलते जाएगा, आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस स्टैंड को कंटिन्यूअस कहेंगे। ये रेड वाला लगातार ग्रो करते जाएगा, लगातार बनाते जाएगा, तो नाम कंटिन्यूअस। और ये फॉर के तरफ जा रहा है ना, फॉर के तरफ लीड कर रहा है, लीड करना मतलब आगे जाना, इसलिए कंटिन्यूअस का एक और नाम लीडिंग कहलाएगा। आपको तो अच्छे से आता है। दूसरा वाला प्रॉब्लम क्या है? यहां से यहां डीएनए बना, डीएनए पीछे खुल रहा है, डीएनए पॉलीमरेज आगे चल गया, डीएनए पीछे खुल रहा है, फिर से नया डीएनए बना, फिर से डीएनए पीछे खुला, तो ये बेचारा फंस गया। डीएनए पीछे खुलता है, ये आगे बना के चला गया, फिर से डीएनए पीछे खुला, तो फिर से आरएनए प्राइमर बनाओ, ऐसे कर रहे हो। तो ये बेचारा लगातार नहीं बना पाता, इसलिए नाम डिसकंटिन्यूअस स्टैंड, डिसकंटिन्यूअस। और ये फॉर को लीड नहीं कर रहा है, बेचारा पीछे रह जा रहा है, ये पीछे रह जा रहा है, डीएनए तो पीछे खुल रहा है, तो बार बार पीछे जाना पड़ता है, इसलिए नाम पड़ा लैगिंग स्टैंड, लैगिंग। तो आपको इनसे 5 डिफरेंस पूछा जाएगा, स्मार्ट बच्चे हो, याद होना चाहिए। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, लीडिंग या कंटिन्यूअस लगातार फॉर के तरफ ग्रो करते जाएगा, टुवर्ड्स द फॉर। लैगिंग या डिसकंटिन्यूअस फॉर के अवे जाएगा, फॉर इधर, ये इधर। लीडिंग या कंटिन्यूअस में एक आरएनए प्राइमर होंगे, लैगिंग या डिसकंटिन्यूअस में एक से ज्यादा प्राइमर पाया जाएगा। लीडिंग लगातार बनेगा तो फास्ट होगा, लैगिंग छोटे छोटे टुकड़ों में बन रहा है तो स्लो होगा। और आपको आता है जो लैगिंग में छोटे छोटे सेगमेंट बन रहे, छोटे छोटे सेगमेंट बन रहे,
इस छोटे सेगमेंट को ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहेंगे। तो ओकाजाकी कहां होगा? छोटे छोटे 1,000 बेस पेयर का बनते जा रहे हैं ना, तो ये छोटे छोटे सेगमेंट में बन रहे, इसलिए नाम ओकाजाकी फ्रैगमेंट। कहां होगा? तो लैगिंग या डिसकंटिन्यूअस पे। अब देखो एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन करा है, जहां पर तुम ट्रैप हो जाते हो, तुम्हें आता है आंसर गलत करते हो। सर क्या क्वेश्चन है? डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा होता है? ऑप्शन नंबर वन सेमी कंजर्वेटिव। बोले सर पहला ऑप्शन सही है, इसमें आप सेकेंड ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है। हमने पहला ऑप्शन कर दिया सर सेमी कंजर्वेटिव, आंसर गलत। क्यों? जो बायो में सबसे ज्यादा मिस्टेक होता है यही होता है। हम चारों ऑप्शन नहीं पढ़ते, हमें पहला ऑप्शन करेक्ट मिला, जानबूझ के फर्स्ट करेक्ट होता है, क्योंकि तुम पढ़ो ही नहीं, गोला मार दो, हो गया कबाड़ा तेरा, -1। आता था, इजी था, फिर भी गलत, क्योंकि 4 ऑप्शन पढ़ा ही नहीं, इतना टाइम कहाँ है तुम्हारे। दूसरा ऑप्शन था डीएनए का रेप्लिकेशन एक स्ट्रैंड तो लगातार बना, दूसरा स्ट्रैंड छोटे छोटे टुकड़ों में बन रहा है, डिसकंटिन्यूअस बन रहा है, एक कंटिन्यूअस दूसरा डिसकंटिन्यूअस, तो नाम पड़ा ना डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी डिसकंटिन्यूअस। सेमी डिसकंटिन्यूअस ये भी सही है। तीसरा, ये एनसीईआरटी में नहीं है, मैंने क्लासरूम में कराया है, मैंने अपने लेक्चर में बताया है, रिकॉर्डेड फॉर्म में बताया कि डीएनए का रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल होगा, दोनों डायरेक्शन में एक साथ होंगे। ये देखिए, ये इकोलाई, ठीक है ना, इकोलाई। यहां पर क्या किया, यहां पर हमने क्या किया, ओआरआई साइट हुआ, रेप्लिकेशन बबल बने, याद कीजिए। तो यहां पर दोनों साइड में, इस साइड भी रेप्लिकेशन हो रहा है और इस साइड भी रेप्लिकेशन होगा, इस साइड भी रेप्लिकेशन होगा, बोथ साइड एक साथ होगा, दोनों तरफ। देखिए इधर भी हो रहा है रेप्लिकेशन और इधर भी रेप्लिकेशन हो रहा है, दोनों तरफ एक साथ होगा, तो नाम बाई डायरेक्शन। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 ऑल द एबव इज करेक्ट। बायो में कई बार ऑल द एबव करेक्ट होता है, हम तो पहले ही करके निकल लिए, सर मिला रहे, अरे सर सिली मिस्टेक हो गया, मैं पढ़ ही नहीं पाया। कई बार ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ना, सर हम तो पढ़ ही नहीं पाए, हमें तो सर लगा, मैंने यही कर दिया। देखो इजी क्वेश्चन गलत करोगे बहुत घाटा है, बहुत नुकसान है, बहुत रैंक पीछे जाएगा। सिली मिस्टेक नहीं, टफ गलत करो, अरे टफ हंस करके गलत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आ गया सेल यूनिट ऑफ लाइफ, रॉबर्टो, अरे तो ये इंडिया के 15 लाख में 15 लाख बच्चे ने बनाया, तुमने गलत कर दिया, सिली मिस्टेक। लो बेटा 4 नंबर 5 नंबर तुम्हारे गए, एक तो माइनस में मार 4, वैसे तो तुम्हारा रैंक कितना पीछे। उसका भरपाई करने के लिए, उसके भरपाई करने के लिए तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, जो बाकी बच्चे नहीं बनाए, तुम बनाओ, तभी तो पैरेलल लाओगे, तभी तो तुम वापस करोगे। इसलिए नीट का एक ही रूल, इजी क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, टाइम देके पढ़िए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफिकल्ट क्वेश्चन गलत हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, इजी गलत मत कीजिए। चलो ठीक है, तो मेरे में से रेप्लिकेशन पार्ट हमने क्लियर कर लिया, आपको समझ में आ गया। एंजाइम पे फोकस कर लीजिएगा। पहला डीएनए हेलिकेस, एसएसबीपी प्रोटीन, टोपोआइसोमेरेज, आरएनए प्राइमेज, फिर आएगा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो सर प्राइमर कौन हटाएगा बताइए आप, प्राइमर जो बन गया उसे हटाएगा कौन, डीएनए पॉलीमरेज 1, और उसके जगह पे नया डीएनए बनाएगा, उसके जगह पे नया डीएनए बनाएगा। प्रूफ रीडिंग डीएनए पॉलीमरेज तीनों करेंगे, प्रूफ रीडिंग गलत न्यूक्लियोटाइड का अटैच होना तीनों करेंगे, लेकिन मेन पॉलीमरेज 1 करेगा। ठीक है सर, लैगिंग पे तो छोटे छोटे डीएनए थे, उसको जोड़ा नहीं आपने, डीएनए लाइगेज आपस में जोड़ देगा, डीएनए लाइगेज आपस में जोड़ देगा। आपको प्रूफ रीडिंग के बारे में ज्यादा नहीं जानना, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, फिर आपको नहीं जानना प्राइमर किसने हटाया, बस आपको एक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, पॉलीमरेज 1 प्राइमर को हटाएगा, उसके जगह नया डीएनए जोड़ेगा 5 to 3, छोटा सेगमेंट जोड़ दिया। इसी तरह से नया गलत न्यूक्लियोटाइड आ गया तो पॉलीमरेज 1 2 3 तीनों काम कर सकते हैं, लेकिन मेन डीएनए पॉलीमरेज 1 प्रूफ रीडिंग कराएगा। चलो
हम लोग आ जाए यहां से निकले और अब इंटर कर जाए ट्रांसक्रिप्शन में। रेप्लिकेशन कंप्लीट, ट्रांसक्रिप्शन पे चलिए। ट्रांसक्रिप्शन क्या है सभी को आता है, बताने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी का लाइन पढ़े, बड़ा डिफिकल्ट। क्या लिखा है, क्या लिखा है एनसीईआरटी ने कि ट्रांसक्रिप्शन डीएनए, पूरे डीएनए का नहीं होगा। रेप्लिकेशन में पूरा डीएनए अपना कॉपी रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट कराता था, पूरा डीएनए खुलता था, 1 से 2 डीएनए बनते थे। ट्रांसक्रिप्शन में ओनली ए सेगमेंट, ओनली ए सेगमेंट। सर क्यों? पढ़िए। अरे तुम्हारे डीएनए का 99% जो 98% जो पार्ट है वो तो नॉन फंक्शनल है, वो कोई काम नहीं करता, कोई आरएनए नहीं बनाता, कोई प्रोटीन नहीं बनाता, नॉन फंक्शनल पार्ट है, नॉन कोडिंग पार्ट है। ओनली लेस देन 2% पार्ट फंक्शनल है। ये मैं नहीं करा, एनसीईआरटी में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। तो सर पूरा डीएनए का क्यों कराए, तो केवल एक छोटे से पार्ट का कराइए। तो सर पता कैसे चलेगा कि छोटे से पार्ट का कराना है? इसलिए उस जीन को, उस जीन जिसका कराना है, सर जीन तो बहुत सारे, किसका कराते सर? छोटा सा सेगमेंट, कौन सा जीन? इसलिए हर जीन का एक स्पेशल प्रमोटर होगा, स्पेशल टर्मिनेटर होगा, और ये है बच्चा बीच में स्ट्रक्चरल जीन। ये इस सेगमेंट के बारे में एनसीईआरटी फर्स्ट पैराग्राफ में बात करती है कि पूरे डीएनए का नहीं, एक स्मॉल सेगमेंट का कराएगा, क्योंकि वही पार्ट फंक्शनल है, वही प्रोटीन बनाने वाला है, वही आरएनए बनाने वाला है। सेकंड, एनसीईआरटी का सेकंड लाइन, डीएनए में जो 2 स्टैंड है, डीएनए के जो 2 स्टैंड है उसमें से केवल एक स्टैंड के ऊपर आरएनए बनेगा। बताइए, डीएनए के 2 स्टैंड है, उसके एक स्टैंड पे ही केवल आरएनए बनेगा, वो भी 5 से 3 बनेगा। दूसरा स्टैंड आरएनए बनाने में, ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा, जबकि रेप्लिकेशन में दोनों स्टैंड इन्वॉल्व हुए थे। रेप्लिकेशन का फिगर अभी किया ना, तो यहां पर, यहां भी बना था, यहां भी बने थे। रेप्लिकेशन में दोनों स्टैंड पे रेप्लिकेशन हुआ था, दोनों स्टैंड टेम्पलेट की तरह काम किए थे। यहां केवल एक स्टैंड जिसके ऊपर में आरएनए बनेगा, इसे टेम्पलेट कहेंगे। दूसरा जिसके ऊपर नहीं बना, उसे कोडिंग कहेंगे। सर क्यों? केवल एक ही स्टैंड टेम्पलेट की तरह क्यों काम करता है, दोनों क्यों नहीं करते? एनसीईआरटी ने कितना अच्छा लाइन लिखा है, लेकिन समझ में नहीं आता, वो हमारा प्रॉब्लम ना, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम नहीं है। एनसीईआरटी ने तो बोला देयर इज अ वेरी सिंपल आंसर। पढ़िए एनसीईआरटी के पैराग्राफ, वेरी सिंपल आंसर, इतना आसान नहीं। समझिए, आपको तो पढ़ा रखा है, अगर दोनों स्टैंड टेम्पलेट की तरह बिहेव किए, दोनों स्टैंड टेम्पलेट की तरह बिहेव किए, तो 2 आरएनए बन जाएंगे, 2 आरएनए बन जाएंगे, और दोनों आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री होने से दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और बन जाएगा डबल स्टैंडर्ड आरएनए। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए राइबोसोम से अटैच नहीं होगा, जुड़ नहीं पाएगा। अगर राइबोसोम से जुड़ा नहीं तो प्रोटीन नहीं बनेगा। एनसीईआरटी ने बोला बेकार हो जाएगा, फ्यूटाइल हो जाएगा। फ्यूटाइल मतलब बेकार चला जाना, पढ़ाई की, नीट का एग्जाम नहीं हुआ, फ्यूटाइल हो गया। लेकिन दूसरा रीजन, अगर एट ए टाइम साइमल्टेनियसली, एनसीईआरटी का लाइन को पढ़िएगा, साइमल्टेनियसली दोनों डीएनए के स्टैंड टेम्पलेट की तरह बिहेव करे साइमल्टेनियस एक साथ, तो 2 आरएनए बने, डबल स्टैंडर्ड हो गए, जुड़ गए। लेकिन अलग अलग टाइम पे बने तो देखिए, इससे एक आरएनए बना, इससे एक आरएनए बना, मान लो कि दिन में ये जाके प्रोटीन बना दिया, इससे आरएनए बना, ये जाके प्रोटीन बना दिया, अलग अलग टाइम पे। तो सर, तो एक ही डीएनए का पोर्शन, एक ही जीन 2 अलग अलग आरएनए बनाएगा, तो 2 अलग अलग प्रोटीन बनेंगे, 2 अलग अलग प्रोटीन बनेंगे, क्योंकि सीक्वेंस दोनों में अलग अलग होगा। लिख के देख लीजिए, 5 to 3 देखिए, इधर 5 to 3 देखिए, अलग अलग प्रोटीन बनेंगे। अब अलग अलग प्रोटीन बना, अलग अलग एंजाइम बने, तो फंक्शन भी तो अलग अलग करेगा। तो शायद जेनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, शायद जेनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। इसलिए इवोल्यूशन ने, नेचर ने डिसाइड किया
कि एक ही पे केवल आरएनए बनेगा, दूसरा वाला आरएनए नहीं बनाएगा। देखो होता क्या है, समझो फिर से। डीएनए का केवल एक ही स्ट्रैंड आरएनए बना रहा है, ऐसे ही होता है। नेचर में साइंटिस्ट ने जब स्टडी किया, एक ही स्ट्रैंड बना रहा है। ये तो हमारे दिमाग में आया, ये तुम्हारे दिमाग में आया, ये साइंटिस्ट के दिमाग में आया कि दोनों क्यों नहीं आरएनए बना रहे, दोनों पे टेम्पलेट की तरह क्यों नहीं बिहेव कर रहा है, दो आरएनए क्यों नहीं बन रहे। ये तो हमारे भेजे में आया, हमारे दिमाग में आया। नेचर में तो एक ही भी बन रहा है। तो हमने उसका आंसर निकालने की कोशिश की, तो आंसर में ये आया कि शायद दो अलग अलग प्रोटीन बन जाते तो हमारा सिस्टम और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता, शायद इसी के लिए एक ही आरएनए बने। दोनों डबल स्टैंडर्ड बन जाते, फ्यूटाइल हो जाता ना। लेकिन नेचर में क्या हो रहा है, एक ही पे हो रहा है। वो तो हमारे दिमाग में आया ये क्वेश्चन ना, ये तो हमारे दिमाग का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नहीं उठाना है कि सर क्यों नहीं होता, कैसे जेनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा। अरे नहीं करता यार, सेल हम तो साइंटिस्ट, हमने जाके रिसर्च किया, नहीं बना रहा है। अब उसका आंसर हमने ढूंढा कि क्यों नहीं बना रहा है, कुछ भी बोल दो। तो साइंटिस्ट ने, एनसीईआरटी ने दो तरह के रीजन दे दिए। चलिए यहां तक कर लीजिएगा। चलिए ट्रांसक्रिप्शन में सबसे बड़ा दिक्कत, सर टेम्पलेट कौन, कोडिंग कौन, कुछ नहीं करना, बस एक लाइन याद करिए, डीएनए डबल स्टैंड लिख दीजिए। एक स्टैंड 5 से 3, दूसरा स्टैंड 3 से 5 लिख दीजिए, आराम से लिखिए 3 से 5। जब भी हम एरो बनाते 5 से 3 डैश, 5 से 3 की तरफ बनाते, बोले ठीक। सर टेम्पलेट कौन, कोडिंग कौन, एनसीईआरटी में दो तरीके दिए गए, आपको मैं आसान तरीका बताता हूं। अभी नहीं बता सकते हो टेम्पलेट कौन, कोडिंग कौन, भूल जाए। सबसे आसान तरीका, इस डीएनए में ढूंढिए प्रमोटर कहां है, रेफरेंस पॉइंट ढूंढिए प्रमोटर कहां है, रेफरेंस पॉइंट ढूंढिए टर्मिनेटर कहां है, बस ढूंढ लीजिए ना, बाकी काम मैं सिखा दूंगा। यानी किसी भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कौन टेम्पलेट कौन कोडिंग अभी नहीं बता सकते, जब तक तुम्हें रेफरेंस ना मिले। रेफरेंस कौन है, प्रमोटर टर्मिनेटर। आपको क्या करना है, प्रमोटर से टर्मिनेटर की तरफ बढ़ना है, P2T, ध्यान से सुनिए, प्रमोटर से टर्मिनेटर की तरफ बढ़ो। अब जो डीएनए का स्टैंड 5 से 3 की तरफ होगा, P से T की तरफ बढ़ा, तो जो स्टैंड 5 से, यानी ये वाला 5 से 3 की तरफ, वो हो जाएगा कोडिंग, ना। और जो 3 से 5 होगा वो होगा टेम्पलेट, खत्म कहानी। इसके अलावा मत पढ़ो, पता तो चलिए। फिर से बोल रहा हूं आपको, कौन टेम्पलेट कौन कोडिंग फंसना नहीं इस चक्कर में, बस रेफरेंस ढूंढ करके लेते आइए। प्रमोटर कहां है, बस प्रमोटर एक बार दिख गया तो प्रमोटर से टर्मिनेटर बढ़िए, जो स्टैंड 5 से 3 गया उसका नाम कोडिंग, जो 3 से 5 गया उसका नाम टेम्पलेट, खत्म कहानी। अब मत फंसिए चक्कर में, हाँ। अब एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछ दिया कि अगर हम लोग प्रमोटर और टर्मिनेटर को एक्सचेंज कर दे, यहां पर टर्मिनेटर और यहां प्रमोटर, तो स्मार्ट बच्चा बनिए, क्लासरूम में भी बताया स्मार्ट बच्चा हो। सर P से T बढ़ेंगे, बढ़ो बच्चा P से T। जो 5 से 3 आएगा, यानी ये 5 से 3 है ना, तो ये हो गया कोडिंग। प्रमोटर से टर्मिनेटर बढ़ो, जो 3 से 5 आएगा वो हो गया टेम्पलेट, खत्म कहानी यार, खत्म कहानी। अब क्यों टेंशन ले रहे हो, कोई टेंशन नहीं, हो गए, लिखना आ गया आपको सभी को। चलिए ठीक है। अब देखिए ध्यान से, एक और था, एनसीईआरटी में दो तरीके थे। अब इस चैप्टर को थोड़ा सा मैं भी रोक नहीं पाता, सीख लीजिए। एक और रेफरेंस पॉइंट एनसीईआरटी ने बता देखिए, जब भी नया एमआरएनए बनेगा 5 से 3 बनेगा, जब भी नया एमआरएनए बनेगा 5 से 3 बनेगा। ये है बच्चा आरएनए। एमआरएनए क्यों बोल रहे, कोई भी आरएनए, चलिए हो गया, ये आरएनए बना, ठीक है। अब आरएनए कौन बनाएगा, डीएनए का। सर डीएनए में तो 2 स्टैंड है, जिसके ऊपर आरएनए बनेगा वो टेम्पलेट कहलाएगा।
तो टेम्पलेट स्टैंड किस डायरेक्शन में होगा बोलो? अगर आरएनए 5 से 3 बन रहा है, डीएनए के ऊपर बन रहा है ना, और डीएनए के उस स्टैंड को टेम्पलेट कहेंगे, यानी एंटी पैरेलल का रूल लगाइए। तो सर ये 3 से 5 वाला ना सर टेम्पलेट होगा। अरे यही तो मैं बोल रहा हूं, यही तो मैं बोल रहा हूं। चलिए, तो दूसरा स्टैंड, डीएनए तो डबल स्टैंड होता है, दूसरा स्टैंड कौन है? 5' to 3', जिसके ऊपर में आरएनए नहीं बना वो कहलाया कोडिंग, जिसके ऊपर में आरएनए नहीं बना उसका नाम कहलाया कोडिंग। बोले ठीक। अब ध्यान से, मेन स्टैंड कौन है बताइए? मेन स्टैंड कौन है? टेम्पलेट नहीं है, मेन है बेटा कोडिंग, मेन है कोडिंग स्टैंड, क्योंकि इसी में कोडवर्ड्स लिखे, इसी में कोडवर्ड्स लिखे। अब कोडिंग को रेफरेंस मानते हुए एनसीईआरटी का लाइन को पढ़िएगा, कोडिंग को रेफरेंस मानते हुए कोडिंग के 5' पे जो डीएनए का पार्ट होगा वो प्रमोटर, कोडिंग को रेफरेंस मानते हुए 5' पे क्या होगा? प्रमोटर। कोडिंग को रेफरेंस मानते हुए कोडिंग स्टैंड पे जो 3' पे जो पार्ट होगा वो होगा टर्मिनेटर। हो गया भाई, तुमने प्रमोटर टर्मिनेटर लिख दिया, और बीच में जो बचा स्ट्रक्चरल जीन, बीच में जो बचा स्ट्रक्चरल जीन। सर वो वाला भूल गए सर, आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम कुछ बताया था, भूल गए सर? अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं। स्ट्रक्चरल जीन का पहला न्यूक्लियोटाइड क्या कहोगे? स्ट्रक्चरल जीन का पहला न्यूक्लियोटाइड +1, दूसरा न्यूक्लियोटाइड +2, तीसरा न्यूक्लियोटाइड +3। स्ट्रक्चरल जीन का पहला न्यूक्लियोटाइड, उसी को रेफरेंस मानो ये पहला न्यूक्लियोटाइड 1, दूसरा न्यूक्लियोटाइड 2, तीसरा न्यूक्लियोटाइड 3। तो उससे पहले जो होगा, देखिए उससे पहले जो प्रमोटर का न्यूक्लियोटाइड होगा -1, -2, -3 ना। तो स्ट्रक्चरल जीन का पहला न्यूक्लियोटाइड देखा, उससे पहले जो सीक्वेंस है, पहले है माइनस में लिखा, वो हो गया अपस्ट्रीम ना। अब फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड जो स्ट्रक्चरल जीन का है उसके पीछे जाइए, +1, +2, +3, वो क्या है? कहलाया डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम। अब मुझे बताओ मेन स्टैंड रेफरेंस वाला कौन है? मेन स्टैंड कौन है सर? कोडिंग। तो कोडिंग के अपस्ट्रीम पे कौन? कोडिंग के अपस्ट्रीम पे कौन? प्रमोटर। कोडिंग के डाउनस्ट्रीम पे कौन? टर्मिनेटर। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। यही ना है एनसीईआरटी में, यही तो लिखा है एनसीईआरटी में, तो टेंशन क्यों लेते हो? एनसीईआरटी साथ साथ पढ़ो, एक एक लाइन क्लियर किया, एक एक लाइन क्लियर हो गया है, बस ट्रांसक्रिप्शन लेना, एक एक लाइन पढ़ना। जिस बच्चे से पूछा ट्रांसक्रिप्शन डिफिकल्ट है, कोई डिफिकल्ट नहीं, ये तुम्हारे दिमाग का फितूर है। चलिए एक और क्वेश्चन जो बहुत अच्छा आता है, ठीक है। कोडिंग स्टैंड पे जो सीक्वेंस होगा, ध्यान से सुनना, जो कोडिंग स्टैंड पे सीक्वेंस होगा, क्योंकि मेन स्टैंड कोडिंग है, कोडिंग स्टैंड पे जो मेन सीक्वेंस होगा, जो सीक्वेंस होगा वो सीक्वेंस एमआरएनए से मैच करेगा। कोडिंग स्टैंड का सीक्वेंस किससे मैच करेगा? एमआरएनए से। बस एमआरएनए में अगर यूरासिल है उसकी जगह यहां क्या डाल दीजिएगा? थाइमीन। कोडिंग स्टैंड ना, ध्यान से सुनिए, एमआरएनए पे जो सीक्वेंस है वो किससे मैच करेगा? कोडिंग स्टैंड से। और एमआरएनए पे जो सीक्वेंस है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा? टेम्पलेट। टेम्पलेट ये बना के सिखा दे तो बहुत ही आसान है, देखिए बहुत ही आसान है। देखिए ये आपका डीएनए, ठीक है, देख लीजिए, सीख लीजिए, 5' to 3', और ये ठीक ऐसे बनाए। हाइपोथेटिकल सीक्वेंस ले लीजिए, ए टी जी टी टी ए, यहां पर क्या होगा? टी ए ए, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री सी ए टी, ये ना। अब बताइए आरएनए किस डायरेक्शन में बनता है? सर 5 से 3, यानी ये 3' है तो यहां पर 5' आएगा, आरएनए यहां से यहां बनेगा। बोले हाँ बन गया। ए का आरएनए तो यू आएगा, टी का ए आएगा कॉम्प्लीमेंट्री, जी का सी, टी का ए का टी ना। अब मुझे बताइए, ये आपने बनाया एमआरएनए, ठीक है, या आरएनए बनाया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि मेन
आरएनए एमआरएनए होता है, इसलिए हम लोग एमआरएनए वर्ड यूज कर देते हैं। अब बताओ ध्यान से, अब बताओ ध्यान से, एमआरएनए का सीक्वेंस यहां देखिए, यहां टी है तो यहां भी टी है, यहां ए है तो यहां भी ए है, यहां ए है तो यहां भी ए है, यहां सी है तो यहां भी सी है, यहां ए है यहां भी ए है। बस डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस क्या हुआ सर? कोडिंग स्टैंड पे जो सीक्वेंस था ना, सेम सीक्वेंस एमआरएनए पे, बस सर कोडिंग स्टैंड में जहां थाइमिन था यहां यूरासिल आ गया। तो मैंने क्या बोला? एमआरएनए पे जो सीक्वेंस होता है वो सेम सीक्वेंस आइडेंटिकल, आइडेंटिकल लिख लीजिए, वो सेम सीक्वेंस पाया जाएगा कोडिंग पे। कोडिंग पे जो एमआरएनए सीक्वेंस है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कहां पाया जाएगा? टेम्पलेट पे। देख लो टेम्पलेट पे, अरे टेम्पलेट पे ही तो बना ना, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री तो होगा। टेम्पलेट पे ही तो बना, उसका कॉम्प्लीमेंट्री तो होगा। सर ऐसा क्यों होता है? कैन यू एक्सप्लेन? अरे बहुत आसान है, बहुत आसान है। यहां देखिए ये कौन सा स्टैंड है सर? ये टेम्पलेट है। टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है सर? कोडिंग है। सोचो ध्यान से, रिवर्स चलाऊंगा, रिवर्स चलाऊंगा। कोडिंग का कॉम्प्लीमेंट्री कौन? टेम्पलेट। टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कौन? एमआरएनए। एमआरएनए और कोडिंग आइडेंटिकल ही तो होंगे। कोडिंग का कॉम्प्लीमेंट्री टेम्पलेट, टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए। तो एमआरएनए और कोडिंग कैसे होंगे? आइडेंटिकल ही तो होंगे, इसलिए तो आइडेंटिकल है। यही तो कहानी है। तो मेरे वजह से सभी बच्चे को समझ में आ गया ना। तो एमआरएनए का जो सीक्वेंस है वो डीएनए के किस स्ट्रैंड से मैच किया सर? जिसने आरएनए नहीं बनाया, इसलिए तो उसका नाम पड़ा कोडिंग स्ट्रैंड, इसलिए तो उसका नाम पड़ा कोडिंग, क्योंकि मेन सीक्वेंस यही है। इसी का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एमआरएनए में जाएगा, इसी एमआरएनए को यूज करके प्रोटीन का, एमाइनो एसिड का आपस में सीक्वेंसिंग बनेगा, इसलिए नाम पड़ा कोडिंग स्ट्रैंड। चलो अच्छे से आपको बता दिया। चलिए अब आगे चलते, आगे चलते, ध्यान से देखिए। अब आएगा आरएनए कितने तरह के, आप बताइए। आसान सा टॉपिक है, फटाफट करेंगे। आरएनए कितने तरह के आप बताइए। सर आरएनए बहुत तरह के हैं, लेकिन मेनली 3 तरह के आरआरएनए, ठीक है, एमआरएनए एंड द टीआरएनए, मेनली 3 तरह के। आपको तो अच्छे से आता है। चलिए फटाफट ट्रिक से सीखिए। सर परसेंटेज बता दीजिए। परसेंटेज के टर्म में आया तो अरेंज करना सीखिए। 80% आरआरएनए, 10 to 50% टीआरएनए, 1 to 5% एमआरएनए। कर लीजिएगा अरेंज। परसेंटेज के टर्म में सबसे ज्यादा आर, फिर टी, फिर एम हो गया। स्टेबिलिटी सर, अरे आरआरएनए तो राइबोसोम बनाएगा ना, कितना स्टेबल स्ट्रक्चर है, बार बार टूटता थोड़ी है। तो स्टेबिलिटी भी है। तो मोस्ट स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे लिस्ट स्टेबल, इंटरमीडिएट स्टेबल, फिर से सेम बन गया। सबसे ज्यादा स्टेबल आर, फिर टी, फिर एम। अरे सर दोनों तो सेम आया। परसेंटेज स्टेबिलिटी का ऑर्डर सेम। चलिए ठीक है। अब बताइए, बताइए ध्यान से, स्ट्रक्चरल कौन है? स्ट्रक्चर कौन बनाएगा? सर आरआरएनए राइबोसोम बनाता है ना, तो स्ट्रक्चरल हो गया। और सर राइबोसोम में ना कुछ आरआरएनए कैटलिस्ट का काम करते हैं। जैसे सर 23S आरआरएनए होता है ना सर राइबोसोम में, वो तो कैटलिस्ट का काम करता है, वो राइबोजाइम की तरह फंक्शन कर रहा है। तो एंजाइमेटिक आरएनए कौन? आरआरएनए। कैटालिटिक आरएनए कौन? आरआरएनए। मोस्ट स्टेबल आरएनए आरआरएनए, मोस्ट परसेंटेज वाइज आरआरएनए। ठीक, चलिए अब यहां देखिए टीआरएनए कैसा? सबसे छोटा साइज में अगर पूछा जाए, सबसे छोटा 100 न्यूक्लियोटाइड से कम होते हैं। इसके न्यूक्लियोटाइड का नंबर अलग अलग बुक में अलग अलग मेंशन होगा, बस मान लीजिए 100 से कम होते। एमआरएनए साइज में, मॉलिक्यूलर वेट में सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, याद रखिएगा। अरे जीन का साइज बड़ा होता है, जीन से ही तो एमआरएनए बनते ना। साइज में सबसे ज्यादा एम, उसके बाद आर, उसके बाद टी। हाँ, टीआरएनए पे हमेशा क्वेश्चन आएगा, सर क्या ये बेटा अडेप्टर की तरह काम करेगा? सर मतलब समझ में नहीं है। अडेप्टर कहने का मतलब ये एक तरह एमाइनो एसिड को पकड़ेगा
और दूसरी तरफ किसे पकड़ेगा, एक तरफ एमाइनो एसिड को, एक तरफ से आपका बाइंड करेगा एमआरएनए से, राइबोसोम से। हाँ, तो ये अडेप्टर का काम करता है। जैसे अडेप्टर क्या होता है, चार्जर, अंग्रेज लोग चार्जर को अडेप्टर कहता है, एक तरफ सॉकेट से जुड़ा, एक तरफ मोबाइल से, तो वही काम टीआरएनए करेगा। कैसे, अभी एक्सप्लेन करूंगा। टीआरएनए पे हमेशा क्वेश्चन आएगा ये 2 डायमेंशनल फॉर्म में कैसा दिखता है और 3 डायमेंशनल में कैसा दिखता है। ये मॉलिक्यूलर बेसिस का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिख लो वीबीआई, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्मार्ट बच्चे हो तुम लोग, बताओ। 2D में दिखेगा क्लोवर लीफ शेप, याद आ रहा है, क्लोवर लीफ शेप, क्लोवर लीफ शेप। 3D में दिखेगा एल शेप या इन्वर्टेड एल शेप, एल शेप या इन्वर्टेड एल शेप, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा टीआरएनए के ऊपर लेकर के। हाँ, और टीआरएनए सबसे छोटा है, इसलिए इसे सॉल्युबलर आरएनए कहते हैं, सॉल्युबल फॉर्म में पाया जाएगा। ठीक है, तो ये वाला चीज याद रखिएगा, बहुत काम आने वाला है। चलिए अब फटाफट हम लोग तीनों आरएनए के थोड़े से डिटेल में जाएंगे, थोड़े से डिटेल में जाएंगे। सर आरआरएनए क्या करता है सर, आरआरएनए बनाएगा राइबोसोम, राइबोसोम। सर कौन सा राइबोसोम, अरे राइबोसोम कौन सा होता है, 2 तरह के होते हैं सर, 70S और बच्चा 80S। 80S प्रोकैरियोट्स में दोनों होते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर 80S हमारे अंदर 80S, बैक्टीरिया में 70S, थोड़ा गलत है। हमारे अंदर में 80S साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वहां 70S, क्लोरोप्लास्ट के अंदर वहां 70S, हमारे अंदर दोनों है, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए ठीक है सर। सर 70S किससे बना है, कुछ नहीं, स्मार्ट बच्चा हो ना थोड़ा। ये देखिए, ये 30S और ये 50S, ये 30, ये 50, 30S ये 50S। एक शॉर्ट ट्रिक देता हूं, टेंशन मत लो। सर 80S बच्चों वाले, 40S और 60S। ध्यान से सुनना, एक शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले पढ़िए 30S, इधर लिखा 40, 30 के बाद क्या आता है 40, इधर क्या पढ़ा 50, इधर क्या पढ़ा 60, 50 के बाद 60, इधर पढ़ा 70, इधर पढ़ा 80, हो गया कहानी, टेंशन नहीं लेना है। मतलब एक सिंपल सा समझाने का तरीका बताया, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ना। सर ठीक है, लेकिन सर ये बताइए ना, राइबोसोम बना किससे है। एनसीईआरटी खोलिए, ट्रांसलेशन टॉपिक, एनसीईआरटी खोलिए, ट्रांसलेशन टॉपिक। आरआरएनए प्लस प्रोटीन, आरआरएनए प्लस प्रोटीन। सर कितने तरह के प्रोटीन, कितने तरह के प्रोटीन, एनसीईआरटी खोलिए, एनसीईआरटी खोलिए, ट्रांसलेशन टॉपिक में मिल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा ढूंढने के बाद 50 टाइप्स के, 80 टाइप्स के कितने तरह के प्रोटीन्स होते। एनसीईआरटी में ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट्स का बताया गया, 70S में कितने तरह के प्रोटीन होते, एनसीईआरटी में मिल जाएगा ट्रांसलेशन टॉपिक में। यानी आरआरएनए और प्रोटीन के एसोसिएशन से राइबोसोम बनेगा। ठीक है, अब देखिए सर कौन सा आरआरएनए, बड़ा कंफ्यूजन है सर। अरे कुछ नहीं है, यहां लिखो 16S, 16, यहां लिखो 23S और यहां लिखो 5S, यहां लिखो बच्चा 5S आरआरएनए। ठीक है सर, इधर चलिए 8 है ना, देखो ना शॉर्ट ट्रिक बता दूं, यहां 8 है, 80S में 8 है, 8 वाला बड़ा आएगा, 18S, 80S है ना, 8 वाला बड़े बहुत बार आएगा, 18S, 28S, बोले सर बड़ा आसान लग रहा है, 5.8S, अरे सर बड़ा आसान लग रहा है, 5.8S, 888, एक आएगा 5S, 5S आरआरएनए। तो 5S क्या दोनों जगह कॉमन नहीं हो गया, क्या 5S दोनों जगह कॉमन नहीं हो गया, यही तो क्वेश्चन आता है। Which RRNA is common in the 70S and 80S, बोले दोनों। कौन सा 5S, आंसर 5S। चलिए एक क्वेश्चन एनसीईआरटी को उठाते हैं, ये 23S आरआरएनए जो है, 23S आरआरएनए है, एंजाइम की तरह बिहेव करेगा, एंजाइम की तरह बिहेव करेगा, और जब एंजाइम की तरह
आरएनए काम करे, नाम पड़ेगा राइबोजाइम, नाम पड़ेगा राइबोजाइम। ट्रांसलेशन टॉपिक खोलिए एनसीईआरटी में, राइबोजाइम दिख जाएगा। यहां देखिए हमारे अंदर तो मेनली एटीएस है ना, तो हमारे अंदर कौन काम कर रहा है राइबोजाइम की तरह? आंसर 28S, आंसर 28S, 28S। तो मेरे में से सभी को क्लियर होना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे चलिए। सर टीआरएनए का स्ट्रक्चर बड़ा डिफिकल्ट है सर, एनसीईआरटी में एक पेज लिखा, कुछ समझ में नहीं आता। हाँ तो टीआरएनए अच्छे से समझिए। टीआरएनए ना, क्या मैंने बताया था, शेप याद रखिएगा, क्लोवर लीफ शेप 2D, इन्वर्टेड एल शेप या एल शेप कहां पड़ेगा? 3D में ना। सर फिगर नहीं आता, चलिए देखते हैं, पुराने एनसीईआरटी का फिगर बनाएंगे। यहां देखिए सबसे पहले यहां आपने बना दिया 5 डैश पे क्या होता है? फॉस्फेट। यहां पास आप स्ट्रक्चर बनाइए, यहां पर देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है, एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं। इंट्रा स्टैंड, 2 स्टैंड नहीं है, एक ही स्टैंड है टीआरएनए का, आपस में फोल्डिंग कर रहा है, आपस में फोल्डिंग करते जा रहे हैं। और यहां पर एक लूप बना देगा, इस लूप का नाम डीएचयू लूप। सर काम क्या करता है? आने दो, थोड़ा वेट करो। चलिए यहां पास फिर से आपस में दोनों जुड़ रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से, लेकिन यहां पर फिर से एक लूप बन जाएगा, लूप का नाम एंटीकोडॉन लूप, या इसी का नाम नोडॉक देते हैं। क्यों देते हैं नोडॉक? अभी बात करेंगे। यहां पर फिर से एक लूप बन जाएगा, वेरिएबल लूप का रियल फंक्शन तो अननोन है, डीएचयू का है, एंटीकोडॉन का है, डीएचयू का नहीं है, नहीं पढ़ेंगे। चलो वेरिएबल लूप नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें मालूम ही नहीं, तो हम क्यों पढ़े। चलिए अब यहां पर एक और लूप बनेगा, इसे कहेंगे टी साइज सी लूप, ठीक है सर। बाउंसर हो रहा है, कोई नहीं, क्लास में तो कराया ना, ठीक है। अब यहां पर फिर से एक पार्ट आएगा 3 डैश, आपको तो मालूम है यहां अगर 5 डैश है तो यहां 3 डैश ही तो आएगा, कौन सी बड़ी बात भाई, कौन सी बड़ी बात। लेकिन यहां पास 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस फिक्स्ड है, 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस फिक्स्ड है। यहां पर ए, यहां पर सी, यहां पर सी, एसीसी फिक्स्ड होगा, हर टीआरएनए में यहां पर फिक्स्ड होगा एसीसी। एक चीज बताओ, अगर 5 डैश पे फॉस्फेट है तो 3 डैश पे क्या होगा बच्चा? OH होगा ना। अगर 5 डैश पे फॉस्फेट है तो 3 डैश पे क्या होगा? सर OH होगा, अल्कोहल होगा। यही वाला पार्ट जा करके एमाइनो एसिड से बाइंड करेगा। एमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर यहां पर हो गया कार्बन, इधर हो गया COOH, इधर हो गया कार्बोक्साइल ग्रुप, 1 मिनट, इधर हो गया कार्बोक्साइल ग्रुप, इधर हो गया R ग्रुप, इधर हो गया H, और इधर हो गया एमाइन ग्रुप ना। एमाइनो एसिड में एक होगा एमाइन ग्रुप, एक होगा एसिड ग्रुप, एक होगा R ग्रुप वेरिएबल ग्रुप, एक होगा H। तो जो COH है एसिड वाला पार्ट है, वो अल्कोहल से रिएक्ट करेगा, वाटर रिलीज करा देगा, और एसिड और उधर अल्कोहल दोनों रिएक्ट किए, एस्टर बॉन्ड बन गया। इसी एस्टर बॉन्ड से एमाइनो एसिड जुड़ जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, 3 डैश पे अल्कोहल, एमाइनो एसिड में एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करके एस्टेरिफिकेशन, एसिड बॉन्ड एस्टर बॉन्ड से जुड़ गए, इसलिए यहां पर कहलाता है एमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट। डीएचयू क्या करता है? ट्रांसलेशन में एंजाइम आएगा, एमिनो एसाइल सिंथेटेज, नहीं जानना, ट्रांसलेशन में बताऊंगा, एमिनो एसाइल सिंथेटेज ना, उससे बाइंड करेगा। सर टी साइज सी क्या करेगा? राइबोसोम से बाइंड करेगा। अरे टीआरएनए ना रावण, उसके 10 माउथ थे ना, मुंह थे। टीआरएनए का ऐसा ही है, उसके बहुत सारे हाथ पैर, एक हाथ से एमाइनो एसिड,
एक हाथ से एंजाइम, एक हाथ से राइबोसोम, एक हाथ से अभी बचा एंटीकोडॉन लूप। सर ये क्या करता है? आप स्मार्ट बच्चे हो, रेफरेंस में गलती मत करना। ये देखो बच्चे, ये 5' है, 5' है, तो यहां ये mRNA से बाइंड करेगा। ये अगर 5' है तो इधर आएगा 3' और इधर क्या आएगा 5'। mRNA आया, मान लो mRNA पे सीक्वेंस है ए यू जी, ए यू जी, 5 से 3 पढ़ेंगे ना, 5 से 3 पढ़िए, सीक्वेंस क्या है ए यू जी। तो ए को रिकॉग्नाइज करने वाला यहाँ यू होगा, यू को रिकॉग्नाइज करने वाला ए होगा, जी को रिकॉग्नाइज करने वाला सी होगा। तो कोडॉन, 3 न्यूक्लियोटाइड को कोडॉन कहते हैं। कोडॉन को पहचानने के लिए एंटी कोडॉन, कोडॉन को पहचानने के लिए एंटी कोडॉन। कोडॉन का उल्टा पढ़ा इसलिए नाम पड़ा नोडॉक, नो डॉक पढ़िए, CODON, कोडॉन का उल्टा सीक्वेंस हुआ है तो इसलिए क्या नाम दिया नोडॉक। अब कोडॉन AUG है, कोडॉन AUG है तो ये एमाइनो एसिड मिथियोनिन को पहचान के पकड़ेगा। कोडॉन के अकॉर्डिंग एमाइनो एसिड पकड़ा जाता है, ना कि एंटी कोडॉन के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ कोडॉन AAA है ना, मान लो यहाँ GGG है कोडॉन पे, तो यहाँ पास एंटी कोडॉन पे CCC होगा। कोडॉन पे क्या GGG, एमाइनो एसिड कौन सा पकड़ना है ग्लाइसिन। जैसा कोडॉन वैसा एमाइनो एसिड को पकड़ के लाया जाएगा। तो ये बेटा रावण है, एनसीईआरटी में एक पेज लिखा है, अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा ना। इसको अडेप्टर कहेंगे। देखिए एक तरफ से एमाइनो एसिड को पकड़ा, एक तरफ से mRNA से बाइंडेड है, mRNA से बाइंडेड है, तो हो गया ना अडेप्टर। छोटा है साइज में, इसके अंदर में कुछ स्पेशल अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं, जैसे इसके अंदर मिलेगा DHU। सर ये क्या है सर DHU? सर यहां मिलेगा T साई, साई मिलेगा। सर ये साई क्या है? और सर T क्या है? टी थाइमीन है। सर मजाक कर रहे हो क्या? ये RNA सर, थाइमीन कहां से आ गया? tRNA बड़ा इंपॉर्टेंट है, tRNA के अंदर में थाइमीन पाया जाता है। बोले सर अरे मतलब कंफ्यूज मत होना, आरएनए में थाइमीन नहीं होते, ये एक्सेप्शनल है जिसके अंदर थाइमीन भी देखा जाएगा। इसके अंदर में कुछ मॉडिफाइड नाइट्रोजनस बेस मिलेंगे, डाइहाइड्रोयूरिडीन, स्यूडोयूरिडीन, इंपॉर्टेंट है। सर कितने स्टैंड का ये पहले बताओ? अरे स्टैंड तो एक ही है बच्चा, 5 से 3 एक ही स्टैंड है, लेकिन स्टैंड ने आपस में लूपिंग वूपिंग कर लिए, तो एक ही स्टैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुट रहे, इसलिए ये एक ही स्टैंड है ना, आपस में लूपिंग करके जुड़ रहे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड इंट्रा स्टैंड हाइड्रोजन बॉन्ड। अरे डीएनए में एक स्टैंड, ये दूसरे स्टैंड के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटर स्टैंड, इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड, या एक ही स्टैंड लूप करके जुड़ रहा है, इंट्रा स्टैंड हाइड्रोजन बॉन्ड। इसलिए टीआरएनए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जिस साइंटिस्ट से ढूंढा दे गॉट द नोबेल प्राइज। बताइए उसका नाम बताइए, उस साइंटिस्ट का, रॉबर्ट होले। जिस साल हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज मिला उसी साल इनको भी दिया गया ना, इनको भी दिया गया था नोबेल प्राइज। टीआरएनए का एक क्वेश्चन तो मस्ट, एक क्वेश्चन तो मस्ट आना ही आना है। तो मेरे उसे ट्रांसलेशन थोड़ा सा डिटेल हो गया, क्या कर सकते हैं, ये टॉपिक ही इतना इंटरेस्टिंग है, इतने कॉन्सेप्ट है, मैं छोड़ नहीं सकता, छोड़ने का मन ही नहीं करता कि एक एक पढ़ लीजिए। एक बार पढ़ लीजिएगा ना, फिर आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो मजेदार लगेगा, फिर बहुत मजा आएगा, फिर फटाफट आगे बढ़ते जाइएगा। चलिए अब सर डीएनए से आरएनए बनाना है, ध्यान से सुनिए, आप बच्चा गड़बड़ कर देता है। प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, ध्यान से सुनिएगा, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट में डीएनए से आरएनए बनाना है, डीएनए से आरएनए बनाना है, कितने तरह के एंजाइम? आंसर एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज होगा, कितने तरह के? ओनली 1 टाइप्स। एनसीईआरटी को पढ़िए, ओनली 1 टाइप, अकेला एक ही तरह का होगा, वही बना देगा आरआरएनए, वही बना देगा एमआरएनए, वही बना देगा टीआरएनए। यूकैरियोट्स में एनसीईआरटी को पढ़िए, एटलिस्ट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज एटलिस्ट, एनसीईआरटी का लाइन को पढ़िएगा, एटलिस्ट 3 टाइप्स, एटलिस्ट 3 टाइप्स। सर यानी 1 से 3 से ज्यादा होगा क्या? हाँ,
एटलीस्ट 3 लिखा है। सर कौन कौन? आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। याद हो गया? बच्चा कहां कंफ्यूज करेगा? सर रेप्लिकेशन में सर 3 तरह के डीएनए पॉलीमरेज थे प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में तो 5 तरह के थे। हम ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं, हम ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं, पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। एक शॉर्ट ट्रिक दे देता हूं, लिख दो आरएमटी, लिख दो बच्चा आरएमटी। आरआरएनए पॉलीमरेज 1 बनाएगा, एमआरएनए 2 बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज 3 टीआरएनए बनाएगा, आरएमटी 1 2 3 लिख दो, बन जाएगा नीट का एक क्वेश्चन। लेकिन थोड़ा डिटेल जाते हैं, एनसीईआरटी में डिटेल। आरएनए पॉलीमरेज 1 आरआरएनए बनेगा, कौन सा आरआरएनए सर याद आ रहा है? हाँ सर 8 वाला 18S बनाएगा, 5.8S बनाएगा, 28S बनाएगा। सर 5S भी तो होता था, नहीं बनाएगा। यही तो इंपॉर्टेंट है, यही तो एक्सेप्शन है। तो सर कौन बनेगा? सारा आरआरएनए 18, 18, 5.8, 28 सब बना रहा 1। सर 5S कौन बनाएगा? वो बनाएगा, वो बनाएगा कौन? आरएनए पॉलीमरेज 3। ये एक्सेप्शन है, जहां एक्सेप्शन वही क्वेश्चन। अरे जहां बायो में एक्सेप्शन वही क्वेश्चन। चलिए ठीक है सर। आरएनए पॉलीमरेज 2 हम यूकैरियोट्स, हमारे अंदर डीएनए डायरेक्टली एमआरएनए नहीं बनाते, पहले एचएनआरएनए बनता है, फिर उसके अंदर में प्रोसेसिंग से एमआरएनए बना। तो चलो भाई एमआरएनए आए या एचएनआरएनए आए, वो 2 बनाएगा। सर 3 क्या बनेगा? बोलो। टीआरएनए बना दिया, 5S तो बनाया ही बनाया था। एक आने वाला है एसएनआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। सर ये क्या है? एनसीईआरटी में ब्लैक पॉइंट से मेंशन है, ये स्प्लाइसिंग में हेल्प करने वाला है। अभी स्प्लाइसिंग टॉपिक आएगा, स्प्लाइसिंग में ये हेल्प करेगा। तो कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। प्रोकैरियोट्स। सर ये एटलिस्ट वाला समझ में नहीं आया सर, आपने बोला था एटलिस्ट 3, मैं थोड़ी बोल रहा हूं, एनसीईआरटी बोल रही। तो सर 3 तो पढ़ा, और कौन सा? हाँ देखिए आप बच्चा, ये यूकैरियोट्स है, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए ना, न्यूक्लियस के बाहर में माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस के बाहर में प्लांट है तो प्लास्टिड होगा, वहां भी तो डीएनए होंगे, वहां भी तो डीएनए होंगे। तो न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होगा, आरआरएनए बना, एमआरएनए बने, टीआरएनए बना, हो गया 1 2 3 बना दिया। लेकिन न्यूक्लियस के बाहर जो साइटोप्लाज्म है, वहां भी तो डीएनए, वहां भी तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, वहां भी तो आरएनए बनेगा। तो वहां आरएनए बनाने के लिए कुछ अलग तरह के आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। जो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए है, वहां भी तो आरएनए बनेगा, वहां काम करने के लिए कुछ अलग आरएनए पॉलीमरेज, मतलब अल्फा डेल्टा कोई होगा। हाँ तो बताओ, न्यूक्लियस में तो 3 हो गए, और सेल ऑर्गेनेल्स में भी तो हो गए ना, तो 3 से तो ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। साइटोप्लाज्म में भी तो काम करना है, वहां माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी तो काम करना है, तो इसलिए लिखा है एनसीईआरटी ने एटलीस्ट 3 तरह के। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए सेकंड लाइन में बच्चे कंफ्यूज होता है, समझिए अच्छे से, एनसीईआरटी में है, समझना पड़ेगा, एनसीईआरटी में समझना पड़ेगा। हम यूकैरियोट्स हैं, हमारे अंदर न्यूक्लियर, ठीक है। यहां देखिए ये डीएनए, ये देखिए डीएनए, ध्यान से सुनिएगा, यहां हमारा डीएनए लीनियर होता है, ध्यान से सुनिए। ये प्रोकैरियोट्स और ये यूकैरियोट्स, ध्यान से। प्रोकैरियोट्स में क्या होगा? प्रोकैरियोट्स में डीएनए से आरएनए बन रहा है, कहां बन रहा है? साइटोप्लाज्म में। तो डीएनए से आरएनए अभी बनना स्टार्ट हुआ है, अभी डीएनए से आरएनए बनना स्टार्ट ही हुआ है। आरएनए का कुछ पार्ट बना, मान लो 20% बना, राइबोसोम पहुंच गया, बोले भैया प्रोटीन बनाना स्टार्ट करेंगे। मतलब अरे डीएनए से अभी पूरा आरएनए बना भी नहीं है, 30% बना है, 20% बना है, राइबोसोम पहुंच गया, बोले हम प्रोटीन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एक साथ हो रहा है, इसलिए एनसीईआरटी में लिखा कपल्ड टू ईच अदर। एनसीईआरटी पढ़िए, दे आर कपल्ड टू ईच अदर, यानी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक साथ हो रहे, कपल टू ईच अदर। लेकिन हमारे अंदर अरे डीएनए से तो पहले एचएनआरएनए बनेगा भाई, फिर यहाँ कुछ स्प्लाइसिंग होगा, कैपिंग होगा, टेलिंग होगा, फिर ये जाएगा बाहर साइटोप्लाज्म में, फिर वो राइबोसोम से जुड़ेगा, फिर ट्रांसलेशन करेगा। तो हमारे अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट में हो रहे,
ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर, ट्रांसलेशन न्यूक्लियस के बाहर ना। लेकिन बैक्टीरिया में तो एक ही कंपार्टमेंट है, वहीं पास ट्रांसक्रिप्शन, वहीं पर ट्रांसलेशन, एक साथ और कंप्लीट हुआ नहीं कि स्टार्ट हो गया है। तो ये एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से, वीडियो को स्टॉप कीजिए, एनसीईआरटी में ये लाइन को पढ़िए, फिर आगे मूव कीजिएगा, फिर वो आप आगे मूव कीजिएगा। चलो ठीक है, अब देखिए लास्ट एक, फिर ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट करेंगे, हो गया कंप्लीट। देखिए हमारे अंदर यूकैरियोट्स के अंदर में जो हमारे जीन्स है, आपको तो अच्छे से बताया, आपको मालूम होगा, कुछ पार्ट फंक्शनल है, कुछ पार्ट फंक्शनल है, कोडिंग पार्ट है, फंक्शनल पार्ट है, जिसमें अमीनो एसिड को कोड करने की ताकत है, इसे कहते हैं एक्सोनिक डीएनए। एक्सोनिक डीएनए फंक्शनल पार्ट है, फंक्शनल पार्ट है, जिसमें अमीनो एसिड को कोड करने की ताकत है, इसे एक्सोनिक डीएनए कहते हैं। लेकिन साथ साथ वो बीच बीच में इंट्रॉन से इंटरप्टेड है, इंट्रॉन से इंटरप्टेड है, इसलिए यहाँ के जीन को का स्प्लिट, मतलब टूटा हुआ फंक्शनल पार्ट भी, कोडिंग पार्ट तो है ही है, एक्सोनिक पार्ट तो है ही है, साथ में इंटरप्ट हो गया, बीच बीच में कोई तोड़ दिया है, कौन? इंट्रॉनिक पार्ट, नॉन फंक्शनल पार्ट, जो कि अमीनो एसिड को कोड नहीं करता। तो सर क्यों है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। हाँ, अब डीएनए से जो आरएनए बनेगा, इस आरएनए के अंदर में फंक्शनल पार्ट एक्सॉन तो आएगा ही आएगा, साथ साथ कौन आ गया? इंट्रॉन आ गया। इस आरएनए को एचएनआरएनए कहेंगे, क्यों? हेट्रो है, हेट्रो न्यूक्लियर आरएनए, क्योंकि इसमें एक्सॉन भी है, इंट्रॉन भी। तो सर अब क्या करें? 5 to 3 बना, सर क्या करें? हटा दीजिए। सर अपने आप हटेगा? अरे रुको पहले, अभी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि ये न्यूक्लियस में बना है, और न्यूक्लियस से बाहर अगर एचएनआरएनए निकल गया, तुरंत डाइजेस्ट हो जाएगा, तुरंत इसे डाइजेस्ट कर दिया जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन कर और न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस से बाहर निकला, डाइजेस्ट। तो सर क्या करें? स्टेबिलिटी लाइए। स्टेबिलिटी के नाम पे हम कैप बनाएंगे, कैपिंग करेंगे। कोई बच्चा बता सकता है? कैपिंग में स्पेशल अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड, एनसीईआरटी का लाइन पढ़िए, अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड जोड़ेंगे। सर कौन? बोलिए आप, बोलिए। 7 मिथाइल, एनसीईआरटी में केवल मिथाइल वर्ड यूज किया है, 7 मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो स्पेशल एक न्यूक्लियोटाइड का हमने कैप बना दिया स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। अब प्रॉब्लम टेल में, टेल को भी काट देगा, जैसे न्यूक्लियस से बाहर निकले एंजाइम अटैक। तो टेल वाले पार्ट में हमने 200 से 300 एडेनिन के न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिए, पॉली ए टेल 200 से 300 जोड़ दिया। ले बेटा काट दो, 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा, कितना काटेगा? 100 काटेगा। तब तक तो मैं जाऊंगा राइबोसोम से प्रोटीन बना लूंगा। प्रॉब्लम क्या था? बाहर में एंजाइम एक्सोन्यूक्लियस, टर्मिनल को कट। अरे भाई ले बेटा काट दो। तो मैंने कैप बना के 5' को स्टेबल किया, टेल बना के 3' को स्टेबल करा दिया ना। अब प्रॉब्लम क्या है? इसलिए एनसीईआरटी के लाइन को पढ़िएगा। क्या टेल जो बना 200 से 300 एडेनिन के जो न्यूक्लियोटाइड जुटे, क्या वो सीक्वेंस डीएनए में था? नहीं सर, वो डीएनए में कहां सीक्वेंस था सर, वो तो हमने बाद में जोड़ा। इसलिए एनसीईआरटी ने लिखा क्या? टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। वो टेम्पलेट पे नहीं था, वो पार्ट टेम्पलेट में नहीं था, वो तो बाद में जुटा ना। तो जो टेल वाला पार्ट जुटा वो तो बाद में जुटा, इसलिए टेम्पलेट इंडिपेंडेंट ना। एनसीईआरटी के लाइन को पढ़िएगा। अब प्रॉब्लम है इंट्रॉन बेटा का। इंट्रॉन भगाओ सर, इंट्रॉन भगाओ, बहुत परेशान कर रहा है। टेंशन मत लो, हम बुलाएंगे एक स्पेशल आरएनए को, नाम एसएनआरएनए। एसएनआरएनए आया और वो इंट्रॉन के स्टार्ट को इंड को पहचाना, स्टार्ट को और इंड को पहचाना, स्टार्ट को इंड को पहचान लिया। बोले अब क्या करेगा? एनसीईआरटी के फिगर को देखिए, एनसीईआरटी के फिगर को देखिए, वो इंट्रॉन को लूप में कन्वर्ट कर देगा, लूप में कन्वर्ट कर देगा, लूप में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, यहां पर कैप है, यहां पर टेल है, इंट्रॉन लूप बना लिया। अब क्या करें? जो एसएनआरएनए है, कुछ प्रोटीन के हेल्प से
कुछ प्रोटीन के हेल्प से एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा स्प्लाइसियोसोम। नीट के पेपर का क्वेश्चन आ चुका है, स्प्लाइसियोसोम या इसी को कहते हैं SNRNP, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। ये आ गया, SNRNA प्रोटीन के हेल्प से कॉम्प्लेक्स बनाया, ठीक। अब क्या करेगा वो यहां से क्या मारेगा, कट मारा कट मारा कट मारा, कट मार दिया, कट मार दिया, और ये जो लूप बना के इंट्रॉन था उसको बाहर कर दिया। तो अब बताओ ना, अब एक्सॉन 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 एक्सॉन, इंट्रॉन गया सर, अपना भी तो आरएनए टूट गया छोटे छोटे पार्ट्स में। टेंशन मत लो, हम लोग आरएनए लाइगेज के हेल्प से, डीएनए नहीं, अरे आरएनए की बात, आरएनए लाइगेज के हेल्प से जोड़ देंगे जोड़ देंगे जोड़ दे, आरएनए जुट गया और ये आपका अब बन गया बच्चा फाइनल मैच्योर एमआरएनए। ये सारा चीज मैंने यूकैरियोट्स के लिए बताया। स्प्लिट जीन यूकैरियोट्स का फीचर, प्रोकैरियोट्स में इंट्रॉन होता ही नहीं, इंट्रॉन फ्री डीएनए, इंट्रॉन फ्री डीएनए। यूकैरियोट्स में कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग। अब बताइए क्वेश्चन आया स्प्लाइसियोसोम का प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स, अरे प्रोकैरियोट में इंट्रॉन होता ही नहीं, एचएनआरएनए बनते ही नहीं, स्प्लाइसिंग होता ही नहीं, तो काहे का स्प्लाइसियोसोम, काहे का स्प्लाइसियोसोम, ये यूकैरियोट्स का फीचर। लेकिन सर एनसीईआरटी में खतरनाक जो लाइन लिखा है रिमिनिसेंट ऑफ एंटीक्विटी, ये तो कोई समझने वाली बात है, कुछ तो पता ही नहीं चला। अरे कुछ नहीं, पहले आया अर्थ पे आर्कीबैक्टीरिया, उसके अंदर में डीएनए में यानी जीन में एक्सॉन के साथ इंट्रॉन थे, एक्सॉन भी था इंट्रॉन भी थे। फिर आया नॉर्मल बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, याद करो एनसीईआरटी मोनेरा किंगडम 2 पार्ट्स, आर्कीबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में एक्सॉन तो था, इंट्रॉन एब्सेंट थे, नो नीड ऑफ स्प्लाइसिंग। अब आया यूकैरियोटिक किंगडम, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। एक्सॉन तो था ही था, इंट्रॉन भी आ गया। तो जब साइंटिस्ट ने देखा कि यूकैरियोट्स के अंदर में इंट्रॉन है, तो बोला अरे सर इंट्रॉन तो पुराने जमाने में भी था, इंट्रॉन तो आर्कीबैक्टीरिया में भी था, यू बैक्टीरिया में चला गया, वापस से आ गया। तो जैसे ही हमें पता चला हमारे डीएनए में इंट्रॉन भी है, तो पता क्या चला, अरे पुराना जमाना वापस आ गया क्या, ओल्ड फैशन वापस आ गया क्या, आर्कीबैक्टीरिया में था वापस से यहां दिख रहा है, इसका मतलब पुराना जमाना ओल्ड फैशन लौट गया। इसी को कहता है ओल्ड फैशन का रेट्रो होना, वापस से आना, रिमिनिसेंट ऑफ एंटीक्विटी, रिमेम्बरेंस ऑफ पास्ट, पास्ट का याद दिला देना। तो आपको डरना नहीं है, एनसीईआरटी में बहुत सिंपल कर लीजिए, उसको लिख लीजिए बगल में, रिमेम्बरेंस ऑफ पास्ट, पुराने जमाने की याद दिलाना होगी। और ये बेटा हमें आरएनए वर्ल्ड भी सिखाता है। बोले आरएनए वर्ल्ड सर समझ में नहीं आया, डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड क्या समझ, अरे मैंने क्या बोला था, साइंटिस्ट का मानना है कि जब अर्थ बना था, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म आया था, फर्स्ट सेल आया था, जेनेटिक मटेरियल आरएनए था। उस टाइम जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में कौन था, आरएनए। जेनेटिक मटेरियल तो है ही था, साथ साथ और भी काम करता था ना, राइबोजाइम की तरह फंक्शन कर रहा है, एंजाइम की तरह काम कर रहा है, स्ट्रक्चर राइबोसोम बना रहा है ना, प्रोटीन बना रहा है, और साथ साथ स्प्लाइसिंग भी कर रहा है। तो समझो, इसलिए जब स्टार्टिंग में आरएनए आया था, स्टार्टिंग में जब जेनेटिक में आरएनए था, वो स्प्लाइसिंग भी करता था, वो एंजाइम की तरह भी काम करता था, कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, वो अडेप्टर की तरह भी काम कर रहा है, अरे बहुत काम कर रहा है। इसका मतलब वो आरएनए वर्ल्ड तो था बच्चे, आरएनए वर्ल्ड अपनी याद दिलाते रहता है कि देखो बेटा हम मल्टी फंक्शनल है, स्प्लाइसिंग भी हम ही करा के देते हैं, ये डीएनए तो महाबेकार है, कोई काम का है क्या डीएनए, केवल रिप्लिकेशन कर लेगा, ज्यादा ज्यादा ट्रांसक्रिप्शन करेगा। हम देखो स्प्लाइसिंग कर, हम कैटलिस्ट है, हम टीआरएनए बनाए जो अडेप्टर की तरह काम किया, हम बेटा डीएनए बना सकते हैं, हम तो मल्टी फंक्शनल है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट को साइंटिस्ट मानता है आरएनए वर्ल्ड, तो इसकी डोमिनेंसी यहां भी दिखती है स्प्लाइसिंग प्रोसेस। चलिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा यूट्यूब पे कि ठीक लगा, स्लो था, फास्ट था, और स्पीड करना था। मैंने बोला आपको 3 घंटा मुझे दीजिए,
मैं पूरा चैप्टर का 100% रिवीजन दूंगा, 100% रिवीजन दे दूंगा। चलो तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं पार्ट 3 में। बाय बाय।